हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज के इस वीडियो में प्रकाश का अपवर्तन के काफ़ी महत्वपूर्ण 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो एक भी प्रश्न प्लीज़ आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इस 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे आप लोग नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद ऐसे एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को भी दबा के ऑल पे कर लीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अपने पथ से विचलित हो जाती हैं, इसे क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, बी ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, सी ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन, डी ऑप्शन है प्रकाश का विवर्तन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अपने पथ यानी रास्ते से विचलित हो जाती हैं, इसे क्या कहते हैं। तो इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए यहाँ पे हम लोग फिगर से समझते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो ये एक्स वाई रेखा है, ऊपर है यहाँ पे देख सकते हैं विरल माध्यम और नीचे है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सघन माध्यम। और एक प्रकाश की किरणें यहाँ पे देख सकते हैं विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो ये अभिलंब की ओर झुक के यहाँ पे प्रवेश कर रही है। इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये जो अपना पथ है यानी रास्ता है इससे विचलित होकर ये अभिलंब की ओर झुक के जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो प्रकाश की किरणें हैं ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की किरणें जाती हैं तो वो अपने पथ यानी रास्ते से विचलित हो जाती हैं, और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी आता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 ही नियम होते हैं, तो इसे भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर। और 3 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि आपतन कोण किसके बराबर होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है अपवर्तन कोण के, बी ऑप्शन है अभिलंब के, सी ऑप्शन है आपतित किरण के, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आपतन कोण किसके बराबर होता है। तो जो आपतन कोण होता है वो अपवर्तन कोण के बराबर होता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपतित किरण और ये जो N1 अभिलंब है इसके साथ जो ये कोण बना है ये क्या है, आपतन कोण है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं N2 जो यहाँ पे अभिलंब है और R रेखा है जो अपवर्तित किरण है, इसके साथ जो ये कोण बना है ये कौन सा कोण है, तो अपवर्तन कोण है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि जो ये आपतन कोण होता है ये अपवर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। अगर आपतन कोण यहाँ पे 60 डिग्री है तो अपवर्तन कोण भी कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। इसे आपको याद रखना है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर। और 4 नंबर यहाँ पे प्रश्न देखिए कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है। ए ऑप्शन है निर्वात में, बी ऑप्शन है जल में, सी ऑप्शन है हीरा में, डी ऑप्शन है कांच में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर। 5 नंबर यहाँ पे प्रश्न देखिए कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो किरण किधर मुड़ता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न पूछा गया है बोर्ड परीक्षा में कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो किरण किधर मुड़ती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो यहाँ पे वायु है, पहला फिगर यहाँ पे देखिए आप लोग, जो ये वायु है ये क्या है, विरल माध्यम है, और कांच यहाँ पे क्या है, सघन माध्यम है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जब प्रकाश की किरणें, इसमें बोल रहा है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में
प्रवेश करती है। तो वायु क्या होता है, विरल होता है, और विरल माध्यम से जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये अभिलंब की तरफ झुक के जा रही है, यानी ये यहाँ पे देख सकते हैं अभिलंब की ओर मुड़ रही है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जब भी आपको ऐसे प्रश्न पूछे तो आपको यही जवाब देना है कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो किरण किधर मुड़ती है, तो ये अभिलंब की ओर मुड़ती है, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर, और 6 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो किरण किधर मुड़ता है। अब यहाँ पे उल्टा कर दिया गया है, वहां पे पहले वाले प्रश्न में विरल माध्यम से सघन माध्यम में था, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तब क्या होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कांच है वो सघन माध्यम है और नीचे जो वायु है ये क्या है, यहाँ पे विरल माध्यम है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो ये इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये अभिलंब से दूर हट रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अभिलंब से दूर हट रहा है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये दोनों प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है तो इसे आप लोग काफी अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में किरण जाएगा तो ये अभिलंब की ओर मुड़ेगा, और यहाँ पे देख सकते हैं अगर सघन माध्यम से ये जो प्रकाश की किरण है वो विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 7 नंबर पूछ रहा है कि कांच और हवा में यहाँ पे कौन सघन माध्यम है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कांच और हवा में कौन सघन माध्यम है, यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको बता चुका हूं कि जो कांच होता है वो सघन माध्यम होता है और जो हवा होता है वो क्या होता है, विरल माध्यम होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कांच और हवा में कौन सघन माध्यम है, तो सघन माध्यम यहाँ पे क्या होगा, कांच होगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो हवा होगा वो विरल माध्यम होगा, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इसमें काफी महत्वपूर्ण 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, और ये जो 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इसे आप लोग याद कर लेंगे तो बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न प्रकाश के अपवर्तन या परावर्तन से आपका नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। प्रकाश का परावर्तन का सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जहां से आप लोग कॉमेंट करते हैं तो कमेंट बॉक्स में वहां पे लिंक है, आप लोग उस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है 1.44, बी ऑप्शन है 1.33, सी ऑप्शन है 1.50, डी ऑप्शन है 1.71। और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है और आने वाले बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जाएगा और काफी महत्वपूर्ण है, तो इसे आपको याद रखना है कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है। तो पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। और ये प्रश्न बहुत ही बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। ए ऑप्शन है 1.44, बी ऑप्शन है 1.33, सी ऑप्शन है 1.50, डी ऑप्शन है 2.42। तो आपको यहाँ पे बताना है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक यहाँ पे 2.42 होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यहाँ पे रेड कलर का एक सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा होगा, तो उसे दबा दीजिए। जैसे ही आप लोग सब्सक्राइब बटन दबाएंगे तो ऐसे एक बेल आइकन आ जाएगा और बेल आइकन पे भी आपको दबाना है और ऑल नोटिफिकेशन कर लेना है। दबाइएगा तो सबसे ऊपर ऑल आएगा, तो ऑल पे आप लोग को दबा लेना है ताकि जब भी लाइव क्लास होगा तो लाइव क्लास आपको यहाँ पे ऑल पे आप लोग दबा लीजिएगा। जब भी यहाँ पे क्लास स्टार्ट होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा कि क्लास स्टार्ट हो गया, तो आप लोग जुड़ के लाइव पढ़ सकते हैं। तो जब भी आप सब्सक्राइब कीजिए तो बेल आइकन को ऑल पे आप लोग दबा लीजिए। और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो वीडियो को आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और 10 नंबर भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा गया है कि पानी से भरी हुई बाल्टी में रखा हुआ छड़ मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, किसके कारण। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, बी ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, सी ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन, डी ऑप्शन है प्रकाश का विवर्तन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पानी से भरी हुई बाल्टी में रखा हुआ छड़ मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, किसके कारण। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे पानी से भरा बाल्टी हो या पानी से भरा ग्लास हो, अगर उस
उसमें कोई छड़ रख दीजिएगा तो ऐसे ही टूटा हुआ प्रतीत होगा। ये किसके कारण से होता है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे पानी है, आधा ग्लास यहाँ पे पानी है और यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर क्या है, वायु है। तो यहाँ पे देखिए दो माध्यम बन रहा है, एक यहाँ पे विरल माध्यम बन रहा है और एक यहाँ पे क्या हो रहा है, सघन माध्यम बन रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो क्या होती है, अभिलंब की ओर मुड़ती है और यही कारण है कि जो यहाँ पे जो पेंसिल रखा हुआ है ये टूटा हुआ प्रतीत होता है। तो ये सभी किसके कारण से होता है? तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण से होता है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है कि बाल्टी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, और ये भी बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा गया। हम आपको वैसे वैसे प्रश्न बता रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग प्लीज वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए और एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पे प्रश्न है कि बाल्टी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, किसके कारण? या बाल्टी का पेंदी आप लोग जब उसमें पानी भर दीजिएगा तो वो ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। तो ये सभी किसके कारण से होता है? तो ये सभी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। और क्यों होता है? क्योंकि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने पथ यानी रास्ते से विचलित हो जाती है, और ऐसी जब विचलित होती है तो जो हमारा जो पानी से भरा हुआ बाल्टी में रखा हुआ सिक्का हो या बाल्टी में रखा हुआ पेंसिल हो या यहाँ पे तालाब में रखा हुआ यहाँ पे डंटे हो, क्या होता है, टूटा हुआ या टेढ़ा मेढ़ा प्रतीत होता है। या अगर बाल्टी में सिक्का होगा तो वो ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा। तो ये सभी किसके कारण से होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण से होता है। तो इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 12 नंबर, और 12 नंबर काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है। ए ऑप्शन है 30 डिग्री, बी ऑप्शन है 60 डिग्री, सी ऑप्शन है 45 डिग्री, डी ऑप्शन है 90 डिग्री। तो प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है? तो प्रिज्म का अपवर्तन कोण 60 डिग्री का होता है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर, और 13 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि उत्तल लेंस कैसा होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उत्तल लेंस कैसा होता है। ए ऑप्शन है बीच में पतला किनारे पे मोटा, बी ऑप्शन है बीच में मोटा किनारे पे पतला, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। और ये जो लेंस है ये उत्तल लेंस है। इसे आपको इस फिगर को अपने दिमाग में बैठा लेना है कि उत्तल लेंस ऐसा होता है। और उत्तल लेंस यहाँ पे पूछ रहा है कि उत्तल लेंस कैसा होता है, और ये प्रश्न पूछा गया है। तो जो उत्तल लेंस होता है वो क्या होता है, दोनों किनारों पे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पतला होता है, और ये जो बीच वाला जो होता है इसका भाग ये मोटा होता है। यानी ये बीच में क्या होता है, मोटा होता है, और किनारे पे क्या होता है, पतला होता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं सभी प्रश्न आपको समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, और आप लोग प्लीज वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न है कि अवतल लेंस कैसा होता है। यहाँ पे अब आपको बताना है कि जो ये अवतल लेंस है ये कैसा होता है। तो ये अवतल लेंस का यहाँ पे चित्र है। अब आपको देख के बताना है कि अवतल लेंस कैसा होता है, और इस फिगर को आपको दिमाग में बैठा लेना है। तो जो अवतल लेंस होता है ये क्या होता है, देख सकते हैं आप किनारे पे ये मोटा होता है, दोनों किनारे पे देख सकते हैं यहाँ पे कि दोनों किनारे पे मोटा होता है, और बीच में क्या होता है, पतला होता है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच में पतला होता है और किनारे पे मोटा होता है। ऐसे ही देख के आपको पता लगाना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो उत्तल लेंस होता है ये क्या कैसा होता है, तो ये किनारे पे पतला होता है और बीच में मोटा होता है। ऐसे ही आपको दोनों ही फिगर याद रखना है, और दोनों ही प्रश्न आपसे बोर्ड परीक्षाओं में काफी बार पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये प्रश्न अगर आपको याद नहीं है तो इसे आप लोग लिख के याद कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न हूबहू आने वाला है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। और डायोप्टर को किससे सूचित करते हैं, तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और डायोप्टर को किससे सूचित करते हैं, तो डायोप्टर को डी से सूचित करते हैं। इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और लेंस की क्षमता क्या होता है, तो लेंस के द्वारा जो प्रकाश किरणों को मोड़ दिए जाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे एक लेंस है, उत्तल लेंस है, और इससे प्रकाश जा रही है। तो ये प्रकाश सीधे नहीं निकल रही है, इसको ये मोड़ रहा है। और जो लेंस जितना ही ज्यादा प्रकाश किरणों को मोड़ेगी उसकी क्षमता उतना ही अधिक होगा। तो लेंस की क्षमता क्या एसआई मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर
डायोप्टर होता है, और डायोप्टर को किससे सूचित करते हैं, डी से सूचित करते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर भी प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में काफी बार पूछा गया कि लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ए ऑप्शन है मिट्टी का, बी ऑप्शन है प्लास्टिक का, सी ऑप्शन है पानी का, डी ऑप्शन है कांच का। तो लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, तो मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पानी का प्रयोग किया जाता है क्योंकि जो लेंस को घिसा जाता है तो पानी की मदद से घिसा जाता है, और प्लास्टिक और कांच से मिला के बनता है। तो ये सभी तीनों का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पे मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है, इसे आपको याद रखना है। और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि लेंस में कहां से प्रकाश बिना मुड़े सीधे निर्गत हो जाती है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लेंस में कहां से प्रकाश बिना मुड़े सीधे निर्गत हो जाती है। ए ऑप्शन है ध्रुव से, बी ऑप्शन है प्रकाशीय केंद्र से, सी ऑप्शन है फोकस से, डी ऑप्शन है वक्रता केंद्र से। और ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहां से जब ये प्रकाश गुजरती है तो बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, और ये जो बिंदु होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इस बिंदु को हम लोग प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर लेंस में कहीं से भी प्रकाश गुजरेगा तो उसे क्या करेगा, ये फैला देगा। लेकिन एक ऐसा ही यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, लेंस में एक ऐसा बिंदु होता है जहां से प्रकाश बिना मुड़े सीधे निर्गत हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। और 18 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, तो इसे आपको लिख के याद कर लेना है कि अभिसारी लेंस निम्न में से कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अभिसारी लेंस निम्न में से कौन सा है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है अवतल लेंस, सी ऑप्शन है समतल लेंस, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अभिसारी लेंस निम्न में से कौन सा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अभिसारी लेंस यहाँ पे देखिए उत्तल लेंस होता है, और कैसे होता है हम यहाँ पे आपको समझाते हैं। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जब उत्तल लेंस से प्रकाश किरणें यहाँ पे गुजरती हैं तो ये प्रकाश किरणों को क्या करती है कि एक ही बिंदु पे यहाँ पे मोड़ के यहाँ पे एकत्रित कर देती है, इसीलिए हम उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। ये सब्जेक्टिव भी प्रश्न होता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। तो प्रकाश किरणें जब उत्तल लेंस से गुजरती हैं तो प्रकाश किरणों को क्या करता है, उत्तल लेंस की एक ही बिंदु पे ये क्या करता है, एकत्रित कर देता है, यानी इकट्ठा कर देता है, इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और 19 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि अपसारी लेंस निम्न में से कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है अवतल लेंस, सी ऑप्शन है समतल लेंस, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अपसारी लेंस निम्न में से कौन सा है, तो अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहा जाता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और क्यों कहा जाता है हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं। जब प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से यहाँ पे देखिए अपवर्तित होता है तो ये क्या करता है कि ये प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित न करके चारों दिशाओं में ये क्या करता है, फैला देता है, इसीलिए हम अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दो प्रश्न आता है बोर्ड परीक्षा में बार बार कि उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहा जाता है, तो अभिसारी लेंस कहा जाता है, या ऐसे पलट के पूछ देता है कि अभिसारी लेंस कौन है, तो अभिसारी लेंस उत्तल लेंस होता है, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे पूछा गया कि अपसारी लेंस किसे कहा जाता है, तो अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दीजिए, और एक बेल आइकन आएगा उसको आप लोग उसको भी दबा के ऑल पे कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 20 नंबर प्रश्न है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है वास्तविक प्रतिबिंब को, बी ऑप्शन है काल्पनिक प्रतिबिंब को, सी ऑप्शन है दोनों को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी आता है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ये हमेशा उल्टा होता है, इसे आपको याद रखना है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ये हमेशा उल्टा होता है। जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है इसे हम लोग पर्दे पे
पे नहीं उतार सकते हैं और ये सीधा होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर यहाँ पे प्रश्न देखिए कि उत्तल लेंस की फोकस कैसी होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि उत्तल लेंस का फोकस कैसा होता है। तो जो उत्तल लेंस होता है इसका फोकस कैसा होता है, धनात्मक होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो अवतल लेंस होता है, जो अवतल लेंस होता है इसका फोकस कैसा होता है, तो इसका फोकस कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और सेम कंडीशन होता है दर्पण में भी, जो उत्तल दर्पण होता है उसका भी जो फोकस होता है वो धनात्मक होता है, और जो अवतल दर्पण होता है उसका फोकस क्या होता है, ऋणात्मक होता है। जो अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, दोनों का क्या होगा, ऋणात्मक होगा। उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण होगा, दोनों का फोकस क्या होगा, धनात्मक होगा। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पे देखिए 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता। तो काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता, पहले ही हम आपको बता चुके हैं। और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है ये हमेशा सीधा होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है इसे हम लोग पर्दे पे उतार सकते हैं, और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ये उल्टा होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और ये ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 23 नंबर प्रश्न देखिए कि अवतल लेंस का फोकस कैसा होता है। तो ये भी हम आपको बता चुके हैं। अवतल लेंस का फोकस कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और उत्तल लेंस का फोकस कैसा होता है, धनात्मक होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है फोकस, बी ऑप्शन है ध्रुव, सी ऑप्शन है आवर्धन, डी ऑप्शन है वक्रता केंद्र। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, तो आवर्धन कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो आवर्धन होता है इसका ऐसा ही मात्रक नहीं होता, ये मात्रक विहीन होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई 4 मीटर है और वस्तु की ऊंचाई मान लीजिए 2 मीटर है, तो इसी के अनुपात को क्या कहते हैं, यहाँ पे आवर्धन कहते हैं। अनुपात का मतलब होता है बट्टा। तो यहाँ पे देखिए मीटर से मीटर कट जाता है और यहाँ पे 2 दूना 4 कट जाता है, यानी 2 यहाँ पे मात्रक आ जाएगा, इसका कोई भी मात्रक नहीं निकलता है। तो इसीलिए जो आवर्धन होता है ये मात्रक विहीन होता है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 25 नंबर। और ये 25 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं काफी महत्वपूर्ण है कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है न्यूटन के नियम, बी ऑप्शन है स्नेल के नियम, सी ऑप्शन है परावर्तन के नियम, डी ऑप्शन है मेंडल का नियम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं। तो स्नेल के नियम कहते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और स्नेल का नियम क्या होता है, तो ये होता है साइन आई बटा ये क्या होता है, साइन आर होता है। तो ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 26 नंबर प्रश्न, और ये भी हम आपको बता चुके हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है इसे हम लोग पर्दे पे उतार सकते हैं, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है, इसे आपको याद रखना है। कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है, और जितना भी हम आपको बताते हैं वो 100% बिल्कुल एकदम सही बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश का आवागमन प्रिज्म के जिस सतह से होता है उसे क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है परावर्तन सतह, बी ऑप्शन है अपवर्तन सतह, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश का आवागमन प्रिज्म के जिस सतह से होता है उसे क्या कहते हैं, तो अपवर्तन सतह कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इसके लिए एक ट्रिक होता है। तो जब वस्तु अनंत पे होता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जब वस्तु अनंत पे होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो फोकस पे बनता है। कहाँ पे बनता है, फोकस पे बनता है। जब वस्तु अनंत पे होता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, और जब वस्तु फोकस पे होता है तो इसका यहाँ पे देखिए प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, अनंत पे बनता है। तो बस आपको ये उल्टा होता है, थोड़ा सा आपको याद रखना है।
और ये आप याद रख लेते हैं तो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा, जब वस्तु अनंत पे होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा, और जब वस्तु फोकस पे होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, अनंत पे बनेगा, चाहे वो दर्पण हो चाहे वो लेंस हो, ये आपको याद रखना। और जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रहता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब जस्ट उल्टा फोकस पे बनेगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि दर्पण सूत्र क्या होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें से आपको पहचानना है कि दर्पण सूत्र क्या होता है, और ये प्रश्न बार बार पूछा गया है कि दर्पण सूत्र क्या होता है, काफी महत्वपूर्ण है। अगर इसे आपको याद नहीं तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। दर्पण सूत्र क्या होता है, तो 1/v बराबर 1/u प्लस 1/v होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v बराबर 1, यहाँ पे देखिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि लेंस सूत्र क्या होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे पूछा गया है कि लेंस सूत्र क्या होता है। तो लेंस सूत्र यहाँ पे देखिए 1/f बराबर क्या होता है, 1/v माइनस 1/u होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न की गोलीय दर्पण का आवर्धन m बराबर होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गोलीय दर्पण का जो आवर्धन को किससे सूचित किया जाता है, m से सूचित किया जाता है। तो m किसके बराबर होता है, तो ये होता है v/u के, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि स्नेल के नियम का गणितीय रूप कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्नेल के नियम का गणितीय रूप क्या है। तो यहाँ पे हम आपको बता चुके हैं कि स्नेल का नियम का गणितीय रूप क्या होता है, तो ये sin i बटा sin r होता है, इसे आपको याद रखना है। और यहाँ पे देखिए जो स्नेल का नियम होता है ये प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम होता है, और जो प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम होता है उसे ही स्नेल का नियम कहा जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न की अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो इसमें क्या संबंध होता है। तो जो यहाँ पे देखिए जो फोकस होता है, यानी जो f होता है फोकस दूरी होता है, तो यहाँ पे जो फोकस दूरी होता है ये क्या होता है, जो वक्रता होता है वो वक्रता जो त्रिज्या होता है उसका आधा होता है, यानी f बराबर क्या होता है r/2 होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो f होता है ये r/2 के बराबर होता है, यानी आधा होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को दर्शाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, बी ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, सी ऑप्शन है प्रकाश का विवर्तन, डी ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को दर्शाता है, तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन को दर्शाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे देखिए 34 काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको यहाँ पे बता चुके हैं। अगर इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे आप लोग लिख के याद कर लीजिएगा, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे देखिए ये होमवर्क प्रश्न है आपके लिए, और होमवर्क प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो भी बच्चे प्रकाश के परावर्तन के काफी महत्वपूर्ण जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाए हैं नहीं देखे हैं तो प्लीज आप लोग देख लीजिएगा, और उसे देखने के बाद इसे भी आप लोग देख सकते हैं। और दोनों में के जो प्रश्न आपको याद नहीं है तो आप लोग आराम से लिख लीजिए, क्योंकि आपके पास अभी बहुत सारा टाइम है और आप लोग ऐसे पढ़ के काफी अच्छे बोर्ड परीक्षा में नंबर ला सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए होमवर्क प्रश्न की कौन सा रंग दूर से भी स्पष्ट दिखाई देता है। यहाँ पे ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है बैगनी, सी ऑप्शन है नीला, डी ऑप्शन है पीला। तो आपको ए बी सी ऐसे कमेंट नहीं करना है कि ए सही ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। आपको पूरा यहाँ पे लिखना है ताकि आपको याद भी हो जाए। एक बार आप लोग टाइप कीजिएगा तो याद हो जाएगा। अगर आपका लाल आंसर है तो लाल पूरा लिखिए, अगर बैगनी है तो बैगनी, नीला है तो नीला, पीला है तो पीला, पूरा आप लोग लिख के भेजिए। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे सब्सक्राइब बटन
बटन है उसे दबा दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद ऐसे एक बेल आइकन आता है, बेल आइकन को भी आप लोग दबा के ऑल पे कर लीजिए ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और ये क्लास डेली शाम 6 बजे होता है और रेगुलर होगा, तो आप लोग रेगुलर यहाँ पे 6 बजे जुड़िए और आप हमसे क्लास कीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। फिर कल क्लास होगा 6 बजे, तो 6 बजे आप लोग लाइव जरूर जुड़िएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।